A magnet of magnetic moment 2.5 ampere into meter square weighs 66 gram. If density of material of magnet is 7500 kg per meter cube, the intensity of मैग्नेटाइजेशन क्या रहेगी? मास दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे जी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट एम से लिया हुआ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल एम बाय वी होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम को निकालने के लिए डेंसिटी अगर गिवन है, क्या गिवन है? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कैपिटल वी मास अपॉन डेंसिटी। मास 66 ग्राम, डेंसिटी कितनी दे रखी है जी? 7500। ठीक है जी। हाँ हाँ जी, बिल्कुल सर। मेरा पेपर हाँ जल्दी आ जल्दी आ तेरे को बताना नहीं, बैठे पड़ना इधर आ। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, वॉल्यूम का फार्मूला मास अपॉन डेंसिटी क्वेश्चन नंबर 39 में। क्वेश्चन नंबर 39 में वॉल्यूम निकालते ही स्मॉल एम गिवन है। स्मॉल एम कितना गिवन है हमारे पास? 2.5। स्मॉल एम कितना गिवन है जी? 2.5। एक्सरसाइज में एनसीईआरटी और वीडियोस को सुनकर फटाफट फिर अगली एक्सरसाइज लगी। हमें 500 किलो मालूम नहीं बनी। हाँ जी, समझ आ गया जी ये क्वेश्चन। चलें आगे। 40th करो जी। एनसीईआरटी क्या है? obtain the earth magnetization, assume that earth field can be approximated by a giant bar magnet। मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है, अर्थ का रेडियस दे रखा है। ठीक है जी। अर्थ का मैग्नेटाइजेशन का मतलब एम निकालना है अर्थ का। कैपिटल एम क्या है? एम बाय वी। अर्थ का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अर्थ का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है जी। करो जी फटाफट जल्दी से। है? क्या नहीं आता इसमें? लिखना तो पड़ेगा ना भाई। हाँ जी, वॉल्यूम निकालो जी। 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ जी, हो गया कि नहीं? कि सॉल्व करके दिखाऊं भाई? हो जाएगा। अगला करें। 41 बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगला अलग टाइप का है।
A domain in ferromagnetic iron is in the form of a cube side 1 micrometer. हाईएस्ट 27 28 जाएंगे, अभी उसके नंबर बढ़ जाएंगे। क्या नाम है शीतल के? 30 में से 35 में से तो 32 33 चले जाएंगे। ठीक है जी। 20 सेक्टर में 25 हाईएस्ट है, 30 में से। A domain in ferromagnetic iron is in the form of a cube. Cube मतलब साइड ए दी हुई है उसकी। ठीक है जी। एस्टिमेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन द डोमेन, मतलब आयरन एटम्स निकालने हैं। द मैक्सिमम पॉसिबल डायपोल मोमेंट, मैक्सिमम पॉसिबल डायपोल मोमेंट निकालना है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन निकालना है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन इज, मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयरन निकालना है, दिया हुआ है 55 ग्राम पर मोल एंड इट्स डेंसिटी दे रखी है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर। अज्यूम दैट ईच आयरन एटम हैज डायपोल मोमेंट, एक आयरन एटम का डायपोल मोमेंट कितना है 9.27 इंटू 10 की पावर -24। साइड दे रखी है, तो क्या निकाल सकते हैं जी? वॉल्यूम एक्स या ए ले लो। 10 माइक्रोमीटर दे रखा है जी, है ना? 1 माइक्रोमीटर। हाँ जी, 1 माइक्रोमीटर कितना हो गया 10 की पावर -6 मीटर। वॉल्यूम कितना आ जाएगा भाई? 10 की पावर -6 का क्यूब कितना करेगा वॉल्यूम? -80 मीटर। हाँ, मीटर क्यूब में आ गया। उसने माइक्रो में ही लिखा हुआ है, वो सेंटीमीटर में कर दिया ना उसने। डेंसिटी होगी सेंटीमीटर। हाँ, डेंसिटी भी सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम भी इसने सेंटीमीटर में कर दिया। वॉल्यूम को अगर सेंटीमीटर में करूंगा तो 10 की पावर -12 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। डेंसिटी दे रखी है इसकी, कितनी दे रखी है जी? 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास आ जाएगा इसका, देखो जी, डोमेन ऑफ फेरोमैग्नेटिक आयरन इन द फॉर्म ऑफ क्यूब है। ठीक है जी। तो उसकी साइड दे रखी है, वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है जी। वॉल्यूम से V की वैल्यू 10 की पावर -12 सेंटीमीटर क्यूब में आ गई। डेंसिटी 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है जी। डेंसिटी से मास निकाल सकता हूं। मास क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास क्या होगा जी? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास ऑफ द डोमेन आ गया, मतलब जो हमारे पास चीज है डोमेन आयरन का जो बना हुआ है। ठीक है जी। मास से फिर नंबर ऑफ एटम निकाल ली जाएंगे। हाँ भाई, रखे हुए हो? फिर ऐसे क्या? ठीक है जी। एक्स समझ आया जी, लेंथ थी, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम डेंसिटी भी बना है, तो मास आ जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी, मास कितना आ गया जी? 77.9। अब इसका मोल पूरा। हाँ, एक मोल में कितना मास है जी? 55 ग्राम है ना जी, दिया हुआ है 55 ग्राम पर मोल है ना, मास ऑफ आयरन।
और एक मोल में कितने नंबर ऑफ, 6.0। मतलब आप सीधा भी कह सकते हो 55 ग्राम में कितने हैं भाई, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। 1 ग्राम में कितना देंगे, डिवाइडेड बाय 55। अब इतने ग्राम में कितने देंगे, 7.9 इंटू 10 की पावर -12 में कितना हो जाएगा जी, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 55 इंटू 7.9 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है जी, ये आगे जी। अब ये कैलकुलेट करके आ रहा है भाई 8.65 नंबर ऑफ एटम्स, 8.65 इंटू 10 की पावर 10 एटम्स। एक एटम का डायपोल मोमेंट दे रखा है भाई 9.27 इंटू 10 की पावर -24। तो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट क्या होगा, अगर परफेक्टली अलाइन होंगे सारे एक साइड में होंगे, ऐड हो जाएंगे बस, मतलब ऐड हो जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर दो। एक का मैग्नेटिक मोमेंट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन वाले ने, 9.27 इंटू 10 की पावर -24। उससे पूछा जी, पहला तो उसने पूछा था नंबर ऑफ आयरन एटम इन डोमेन, यही पूछा था नंबर ऑफ आयरन एटम्स। ठीक है जी, तो ये आ गया। एक का हमने डायपोल मोमेंट पता है हमें, तो मैक्सिमम डायपोल मोमेंट क्या आ जाएगा जी, m इंटू एन, 9.27 इंटू 10 की पावर -24 इंटू 8.65 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है जी, सॉल्व कर लेंगे जी। मैग्नेटाइजेशन ऑफ द डोमेन, मतलब मैग्नेटाइजेशन का मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम मैक्स बाय वॉल्यूम, एम मैक्स बाय, हाँ जी 42 करो जी जल्दी से फटाफट। मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ जी, आज यही टॉपिक करना है 6वें चैप्टर में। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या आएगा जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या था, ई डॉट डी एस या ई इंटू एरिया कॉस थीटा भी होता था वैसे, ई ए कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, फ्लक्स अपॉन एरिया। तो ऐसे ही यहां पर बी क्या आ जाएगा, फ्लक्स अपॉन एरिया। ठीक है जी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब एच दे रखा है भाई, क्या दे रखा है भाई ये, एच। मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब एच प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ, produces a magnetic flux of 2.4 into 10 की पावर -5 वेबर इन अ बार ऑफ आयरन, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा एरिया गिवन है, परमेबिलिटी निकालनी है, म्यू निकालना है, और फिर क्या निकालना है भाई, ससेप्टिबिलिटी। वेबर ऐसे ही, है वेबर ऐसे ही। ऐसा यूनिट उसकी है, क्या नाम है, फ्लक्स की। तो भाई एच गिवन है, फ्लक्स गिवन है, और एरिया गिवन है।
B इज इक्वल टू म्यू एच होता है, फ्लक्स का फार्मूला B इंटू ए होता है भाई, आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में। तो B क्या आ गया भाई, फ्लक्स इंटू एरिया। B क्या आ गया जी, फ्लक्स इंटू एरिया। फ्लक्स गिवन है, ए गिवन है, यहाँ वैल्यू डाल के B आ जाएगा, यहाँ वैल्यू डाल के B आ जाएगा। म्यू क्या आ जाएगा, B बाय एच। म्यू क्या आ जाएगा जी, B बाय एच। हाँ जी, क्वेश्चन हो जाएगा जी, ये समझ आ गया भाई। बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करें, क्लास का टाइम क्या देखेगा, हो गया ये वाला? ये नहीं हुआ क्या इसमें का ये किसी सर गवर्नमेंट ऑफ क्या पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, वहां किसी ने कुछ नहीं पूछा। आओ जी, छोटा सा टॉपिक करते हैं जी। एक 45 नंबर क्वेश्चन बाकी है, अभी पेरेंट्स आएंगे तब आपने ये करने हैं। 43, 45, 4, 46। ठीक है जी, अभी आगे चलते हैं। पहले पेज नंबर 5.17 निकालो जी जल्दी, बस एक टॉपिक रह गया था इसका। हिस्ट्रीसिस पढ़ा था लास्ट। चलो पहले 5.17 वाला थ्योरी का काम खत्म करते हैं। 17 आगे चलो। हाँ जी, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। थ्योरी पढ़नी है जी, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट दिया हुआ है ये आपको, थ्योरी आपको पढ़नी है जी इसकी। ठीक है जी, ये इसमें दो ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। एक तो वो पेज नंबर 5.37 पे थी, और एक 5.13 पे। दो ही एक्सरसाइज है बस। ठीक है जी, आओ जी। बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड में क्या रहता है जी, नंबर 1 पॉइंट, अगर सोलेनॉइड को भी ऐसे ही लटका दूं जैसे इसको लटकाते थे मैग्नेट को, तो सोलेनॉइड का भी नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ रहेगा। सोलेनॉइड का भी नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ रहेगा। ठीक है जी, जैसे बार मैग्नेट अलाइन हो जाती थी, वैसे ही ये सोलेनॉइड क्या हो जाएगा भाई, अलाइन हो जाएगा। सोलेनॉइड क्या हो जाएगा जी, अलाइन हो जाएगा। सेकंड, अगर दो सिमिलर पोल्स को लाएंगे सोलेनॉइड के, वो क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा, वही सेम है। ठीक है जी, जैसे मैग्नेट में होता था। थर्ड वाले में डायग्राम दिखाया हुआ है जी, बुक में आप देखेंगे तो। ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल से साउथ, फिर अंदर साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड जाती है जी ऐसे। सोलिनॉइड में भी सिमिलर है, सोलिनॉइड में भी सिमिलर है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये की, जैसे की ऑन करोगे करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा जी। तो यहां साउथ आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा जी, नॉर्थ। यहां साउथ आ जाएगा, वहां क्या आ जाएगा जी, नॉर्थ। ठीक है जी, तो यहां पर क्या रहेगा जी, सेम मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जैसे वहां जाती थी, यहां पर भी ऐसे ही सेम। ठीक है जी, तो वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन का स्ट्रक्चर जैसा बार मैग्नेट में था, सेम स्ट्रक्चर। चौथा पॉइंट क्या बताया हुआ है अगले पेज पे, दोनों के एक्सियल लाइन पे फॉर वेरी फार अवे,
मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m/a³, 2m/a। ठीक है जी। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है। उसके बाद वाले टॉपिक कोई भी सिलेबस में नहीं है, स्टार लगा हुआ है। ठीक है जी। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म के बारे में बता रहा हूँ जी। इंटीग्रेशन E.ds क्या होता था जी, गॉस थ्योरम से Q/ε0। ठीक है जी। डायपोल के लिए क्या होगा जी, डायपोल में तो चार्ज भाई 0 हो जाता है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसे ही होता है जी। मैग्नेटिक फील्ड तो होती ही क्या है जी, हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं जी, डायपोल होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं जी, तो V.ds क्या हो जाएगा वो, इंटीग्रेशन V.ds क्या हो जाएगा वो, समझ आई बात जी की नहीं। और बार मैग्नेट मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करते, मैग्नेटिक फील्ड में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। याद रखना डायपोल ही होता है मैग्नेटिक फील्ड में, क्या होता है जी, डायपोल। समझ आ गया जी। हिस्टेरिसिस पढ़ो जी, पेज नंबर 5.36 पे। और सॉफ्ट और हार्ड फेरोमैग्नेट के बारे में पढ़ो जी, बस 5-10 मिनट लगेंगे मुझे। हाँ जी, हार्ड और सॉफ्ट फेरोमैग्नेट। हिस्टेरिसिस का क्या समझ आया था, वो लूप समझ आया था भाई, हिस्टेरिसिस लूप कैसे कैसे, पत्ता सा था ना। ठीक है जी, ऐसे ही कुछ है। बेसिकली क्या हुआ था, बी वर्सेस एच ग्राफ था जी। दोबारा से थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। बी वर्सेस एच ग्राफ था। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। तो बी क्या था भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच था। जैसे जैसे आप एच बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे बी बढ़ रहा था, वैसे वैसे बी बढ़ रहा था। एक स्टेज आई कि बी सैचुरेट कर गया। बी क्या कर गया भाई, सैचुरेट। पर जब हमने एच को 0 करा, बी 0 नहीं हुआ, उसमें कुछ रह गया जी। बी, बी का मतलब मैग्नेटिज्म रह गया। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं जिनमें मैग्नेटिज्म रिटेन रह सकता है, मैग्नेटिज्म रिटेन रह सकता है, इसको क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है जी। इसको क्या बोला गया जो रह गया, रिटेंटिविटी, रेमनेंस और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। डेफिनेशन लिखी नहीं, बुक से है, लिख ली थी, बोला था ना बुक से लिख लेना भाई। ये जो ओ बी रह गया था उसको क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी, रेमनेंस और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। फिर जो नेगेटिव में मैंने एच डाला, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एच हमने जो कुछ करी, उसको क्या बोला गया जी, क्रियोसिसिविटी। उसको क्या बोला गया जी, क्रियोसिसिविटी। ठीक है जी। अब क्रियोसिसिविटी और ये रिटेंटिविटी, ठीक है जी, ये सारा हमें आगे काम आने वाले हैं, हार्ड और सॉफ्ट फेरोमैग्नेट। फिर हिस्टेरिसिस की डेफिनेशन बताई थी, लैगिंग ऑफ बी बिहाइंड एच, लैगिंग ऑफ बी बिहाइंड एच, उसको क्या बोलते हैं जी, हिस्टेरिसिस। उसको क्या बोलते हैं भाई, हिस्टेरिसिस। आओ जी, हार्ड और सॉफ्ट फेरोमैग्नेट।
हाँ जी, जो इजीली मैग्नेटिज्म लूज कर दे, क्या लूज कर दे भाई? आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जो इजीली मैग्नेटिज्म लूज कर दे आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये क्या कर लेते हैं भाई? रिटेन कर लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं भाई? मैग्नेटिज्म को रिटेन रख लेते हैं। हिस्टेरिसिस लूप इनका नैरो होता है भाई, इनका क्या होता है जी? इनका क्या होता है? वाइड होता है। ठीक है जी। रिटेंटिविटी इनकी लो होती है, सॉफ्ट वालों की, उनकी हाई होती है। स्पेलिंग चेक करते रहना भाई। क्रियोसिसिविटी इनकी लो, उनकी हाई। ठीक है जी। ससेप्टिबिलिटी भी लिखा हुआ है ना जी? ससेप्टिबिलिटी नहीं लिखा हुआ, बस लॉस बताएगा। हिस्टेरिसिस लूप नैरो है तो लॉस भी कम होगा। हिस्टेरिसिस लॉस भी इसमें लेस होगा जी, उसमें मोर होगा। सॉफ्ट फेरोमैग्नेट के एग्जांपल, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट के एग्जांपल, सॉफ्ट आयरन, Mu मेटल, स्टेलॉय। हाँ, इनकी सॉफ्ट की ज्यादा होती है, पढ़ना चाहो पढ़ सकती हूँ। इसमें एग्जांपल है स्टील, टिकनॉल, टिकनॉल, एल निको, एल निको लोडीस्टोन। दाना जी चले आगे। नेक्स्ट क्लास में चेक कर देंगे सैटरडे को। डबल लिखा हुआ है। हाउ लॉन्ग विल यू टेक? मैं लगता है कि डबल विल टू टाइम्स अपने फाइनल पर नहीं। हाँ, मतलब पहले जो डिसीजन थी उसका डबल करना है, तो टू भी हो गया, टू भी कर दीजिए। ठीक है। हाँ जी, डन है। कोई डाउट? चले आगे। नेक्स्ट है जी अगले पेज पे 5.40 पे परमानेंट मैग्नेट्स और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में क्या यूज होते हैं मटेरियल, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर हमारा 6 चैप्टर शुरू हो जाएगा। लास्ट में 15 मिनट इनको फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर कराना है मैंने। 6 बजे तक खत्म हो जाएगा आज आपका लेक्चर। आगे 6 से 6:30 थोड़ी रिवीजन रहा करेगी इवनिंग वालों की। है? हाँ चलो, आप 6:15 चलिए ना, 6:15 तक तो है ही। हाँ, 6:15 तक ही रहेगी। हाँ जी, पहले सॉफ्ट आयरन और स्टील का कंपैरिजन करा हुआ है। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कौन? जो ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम वाला है।
हाँ वो वैसे लिख के ही बताओगे ना, ए की पावर ए फिर बी। वो तो लिख दिया। आगे ये तो नहीं करना कि टाइम इसके इन्वर्सली आ रहा है, इसकी वो आ रहा है। वो तो पूरा फार्मूला लिख के दिखाओगे लास्ट में, ड्राइव। ऊपर देखो, नहीं करना है ना बस। पावर जो आर्गुमेंट किया था ये शायद क्लियर करेगी। वो सर यहाँ वो तो इसे होगा। अब तूने बताया तो तेरी ख्याल है। फिर किया तो वही है। और मेथड तो सही नहीं है ना, नंबर तो नहीं मिलने। सर नहीं बस वो ऊपर नीचे करा है बस थोड़ा। चलो देख लेंगे भाई। कोई बात नहीं। हाँ जी, ये सॉफ्ट आयरन का है, ये स्टील का है भाई। सॉफ्ट आयरन वाला पतला है, बुक में जैसे पतला सा बना हुआ, मेरा तो थोड़ा मोटा हो गया। ठीक है जी। और अपना स्टील का काफी वाइड होता है, स्टील का क्या होता है जी, वाइड होता है। अब आजो जी सॉफ्ट आयरन और स्टील में कंपैरिजन करेंगे। सॉफ्ट आयरन और स्टील में कंपैरिजन रहेगा। अरे ट्वेंटी वन में लिमिटेशन है ना हमारा आंसर में। पिछली पावर ले लिया है तो माइनस वन जीरो लेंगे। वन, ठीक है जी। 5 × 21 3 डिवाइडेड बाय 21, 12 कंट्रोल कर इसको जाएगा तो 21 -1। इसमें लिमिटेशन इतनी लिखना है दो ही। चार चार चार। दो नंबर के लिए। हाँ भाई, आधे नंबर की। परमेबिलिटी सॉफ्ट आयरन की हाई है, स्टील की भाई लो है। इनिशियल परमेबिलिटी, इनिशियल, वैसे तो परमेबिलिटी स्टील की भी कम नहीं है, इनिशियल मतलब एकदम से। ठीक है जी। रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन की ज्यादा भाई, ये दिख रहा है। ये रिटेंटिविटी हाई है, स्टील से हाई है। वैसे सॉफ्ट फेरोमैग्नेट की कम होती है। ठीक है जी। ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी स्टील की हाई है ना, सॉफ्ट आयरन की हाई है, और स्टील की लो है। क्रियोसिसिविटी, हाँ क्रियोसिसिविटी लो है जी इसकी, इसकी हाई है। हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस इसके लो है, उसके हाई है। समझ आ गया जी, ये टेबल हमारा। नेक्स्ट आ जाओ। अब परमानेंट मैग्नेट बनाने में कौन काम आएगा? परमानेंट मैग्नेट बनाने में कौन काम आएगा? हाँ जी, स्टील कैसे? परमानेंट मैग्नेट बनाने की प्रॉपर्टीज क्या क्या? नंबर वन प्रॉपर्टी है परमानेंट मैग्नेट पे, हाई रिटेंटिविटी। क्या प्रॉपर्टी चाहिए भाई? हाई रिटेंटिविटी। नंबर टू प्रॉपर्टी क्या है भाई? हाई क्रियोसिसिविटी, हाई परमेबिलिटी, हाई
परमेबिलिटी। मेन प्रॉपर्टी कौन सी है जो चाहिए इसमें? सबसे मेन प्रॉपर्टी, जितना ज्यादा क्रियोसिसिविटी होगी वो इजीली मैग्नेटिज्म लूज नहीं करे। ठीक है। या तो सेम ही बस ये लिख दिया है, ये ऐड कर दिया बस। ठीक है कि नहीं बात करता है, तो ऐसे करना है बनाना बस। ऐसे हाँ ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे तो करता है, तो ये दिमाग से बिल्कुल टाइम की ले लो नॉर्मल से तो ठीक है अंदर डायरेक्ट बस। हाँ जी, हाई क्रियोसिविटी किसकी है भाई? स्टील की, तो स्टील प्रेफर हो गया। नेक्स्ट है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या प्रॉपर्टी चाहिए? नंबर 1, हाई इनिशियल परमेबिलिटी। हाई इनिशियल परमेबिलिटी, हाई इनिशियल परमेबिलिटी चाहिए भाई। नंबर 2, लो रिटेंटिविटी। लो रिटेंटिविटी बुक में लिखा नहीं हुआ, जो मेन पॉइंट है। थर्ड, लो क्रियोसिसिविटी। लो क्रियोसिसिविटी, यही मेन पॉइंट है जी। ये किसके पास है भाई? सॉफ्ट आयरन के पास। तो सॉफ्ट आयरन इज प्रेफर्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। नीचे डायग्राम बना हुआ बुक में, वो कॉइल लपेटी हुई है उसने। ठीक है जी, आयरन रॉड पे। ठीक है जी, वही इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अभी हो गया पहले तो इसमें तो ब्रेक ही सिंपल रीट ही कर दिया, फिर ब्रेक का रीच टॉपिंग डिस्टेंस वगैरह साथ में जाए था, उसके माइनस उसके बाइट टॉपिंग डिस्टेंस। हाँ जी, ट्रांसफॉर्मर। हाँ जी, ट्रांसफॉर्मर क्या होगा जी? अगला, हाई इनिशियल परमेबिलिटी। इसमें क्या प्रॉपर्टी चाहिए जी? हाई इनिशियल परमेबिलिटी, लो हिस्टेरिसिस लॉस, लो रजिस्टिविटी। मेन पॉइंट तो लो हिस्टेरिसिस लॉस है जी। मेन पॉइंट क्या है जी? लो हिस्टेरिसिस लॉस है। इनिशियल परमेबिलिटी भी किसकी ज्यादा है भाई? सॉफ्ट आयरन की। तो सॉफ्ट आयरन ही प्रेफर किया जाता है ट्रांसफॉर्मर को। ठीक है जी, तो ये थ्योरी का चैप्टर है भाई ज्यादा। एवरेज स्पीड पे टेंशन होती है। एक को होमवर्क दिया है 5.42 पेज पे, ऑसिलेशन ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। ये डेरिवेशन करके आनी है, ऑसिलेशन ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, और उसके आगे एक 48 नंबर क्वेश्चन करके आना है। हाँ हाँ, ये वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर नहीं है, और ये टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी आपके सिलेबस में नहीं है। नई बुक्स में तो स्टार लगा हुआ है। ठीक है जी, जिन टॉपिक पे स्टार लगा हुआ है वो सिलेबस में नहीं है भाई। आओ जी अगला, चैप्टर 6